जय हिंद दोस्तों अभी एसएससी जीडी 2026 का जो रिजल्ट निकला उसमें आपका चयन अगर हो चुका है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और दोस्तों आप लोगों का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग फरवरी 9 तारीख से शुरू होने वाला है लगभग सारे फोर्स का। और 9 तारीख से शुरू से पहले आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो अपॉइंटमेंट लेटर जनवरी 24 तक आपको जारी किया जाएगा जितना उम्मीद है। तो आइए दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है, उसका अंदर क्या लिखा रहता है, क्या शर्त रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, हमें बहुत को समझ में नहीं आता है। तो उस चीज़ को थोड़ा हम आपको डिटेल्स में समझाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी जो मेरे पास फिलहाल है ये एक अपॉइंटमेंट लेटर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ये सीआईएसएफ का एक अपॉइंटमेंट लेटर है। अभी इस अपॉइंटमेंट लेटर में क्या बोला गया है इस चीज़ को हम थोड़ा देखेंगे। अभी इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट है केंद्रीय सुरक्षा बल कांस्टेबल जीडी। इसमें सारे अपॉइंटमेंट लेटर में सेम ही रहता है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में, जैसे यहाँ पर अंधीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ लिखा है, किसी में बॉर्डर सिक्योरिटी पर जहाँ सीमा सुरक्षा बल, किसी में सशस्त्र सीमा बल, किसी में केंद्रीय और रिजर्व पुलिस बल, इस प्रकार लिखा रहता है। तो इसका अंदर क्या है उसको हम क्लियर करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप लिखा है आपको सीआईएसएफ कांस्टेबल जीडी नियुक्ति तो पे अधिनियम रूप में चयनित किया जाता है कि आपको सीआईएसएफ कांस्टेबल जीडी पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित शर्त और अधिनियम, कुछ शर्त है और कुछ नियम है, उसको क्या है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो बताया गया, आपका जो पे स्केल है 3 नंबर पे स्केल है, लेवल 3 21,700 से 59,100। ये जो पे स्केल है 7 पे कमीशन का है। अभी 8 पे कमीशन का जब आएगा आपको उसका एरियस मिल जाएगा, तो ये आपका 8 पे कमीशन में इससे चेंज हो सकता है, लेकिन ये अब जब भर्ती होंगे, आप जो ट्रेनिंग करने आएंगे तो आपको इसी तहत मिलेगा, बाद में एरियस मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपकी नियुक्ति अनुबंध प्रबंध में दी गई शर्तों अधीन रिपोर्टिंग करना, आपको कुछ शर्त दिया जाएगा, जो शर्त आपको ट्रेनिंग सेंटर में जब आप रिपोर्टिंग करेंगे उसके दौरान उसको देना है। और शर्त क्या क्या दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये जो दोस्तों खाली जगह देख रहा है, ये खाली जगह पे आपका नेम और फुल एड्रेस लिखा रहता है दोस्तों। मैं इस पे नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपका नेम और फुल एड्रेस लिखा रहेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब दोस्तों शर्त क्या क्या देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला जो शर्त है, आप जो फौज में आएंगे आपको 2 साल के लिए परिवीक्षा पर होंगे, यानी 2 साल आपका प्रोविजन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो दिया है 2 साल जो प्रोविजन रहेगा, उस प्रोविजन के दौरान आप अगर कोई गलत काम ऐसे करते हैं जो आपके लिए या फौज के लिए कोई छवि खराब करता है, तो आपको कभी भी फौज से बाहर निकाला जा सकता है, उसी चीज़ में बोला गया। 5 नंबर क्या बोला दोस्तों, आप सफलतापूर्वक 2 साल जैसे पूरा करेंगे, पूरा करने के बाद आपको स्थायीकरण यानी प्रोविजन से परमानेंट, आपका 2 साल के बाद 2 साल प्रोविजन रहेगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा आपकी काम और बिहेवियर को देखते हुए। उसके बाद 6 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों कि आपका जो सीआईएसएफ एक्ट 1968 और सीआईएसएफ रूल 2001, ये दोनों का तहत आप आते हैं। आपका कोई भी काम होगा, कुछ भी होगा, दोनों का तहत सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के तहत ही होगा, वही चीज़ को इसमें दर्शाया गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर क्या बोल रहा है कि आपका जो पोस्टिंग होगा, सीआईएसएफ में आप नौकरी करेंगे तो आपका जो पोस्टिंग होगा वो पोस्टिंग दोस्तों भारत का किसी भी संघ या किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य में दिया जा सकता है, आप उसके ऊपर नहीं बोल सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है दोस्तों कि भारत के भीतर या बाहर आपको डिप्लॉयमेंट कर सकता है। भारत का बाहर क्या होता है, जैसे यूएन मिशन होता है, यूनाइटेड नेशन मिशन, या MEA डेपुटेशन, जो विदेश में भारतीय एम्बेसी है उसमें ड्यूटी करना। आपका फ़र्क और गर्व और हुनर का एक बात होता है, ऐसे ड्यूटी अगर आपको मिलता है तो उसमें भी आपको मौका मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों क्या बोला है कि आप जो सीआईएसएफ में ड्यूटी करेंगे, आप सीआईएसएफ के अलावा किसी अदर फोर्स में एसपीजी, एनएसजी, एसपीजी हो गया, एनएसजी हो गया, आईबी हो गया, एनसीबी हो गया, इसमें भी डेपुटेशन जा सकते हैं, उसी बारे में इसको बताया गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बताया गया, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट में ST SC में आते हैं और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर गलत प्रमाण होता है, फेक प्रमाण होता है, तो आपको तत्काल सेवा से बाहर निकाला जाएगा और आपके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई या पुलिस केस भी हो सकता है। ये 10 नंबर बताया गया। 11 नंबर में दोस्तों बताएगा, अगर आप OBC श्रेणी में आते हैं तो उसका भी जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको भी आपको सही तरीका से सही प्रमाण लाना है, कोई फेक नहीं लाना है। उसके बाद दोस्तों 12 नंबर बोला, जो
EWS है, EWS का भी जो सर्टिफिकेट है वो सही तरीके से होना चाहिए, कि गलत सर्टिफिकेट है, फेक सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या बोला है, जो दोस्तों आप भर्ती होने आए हैं उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स अगर कोई भी तरीक़ा से फेक होता है तो आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ पुलिस केस भी होगा। ये 12-13 नंबर जो है बोला है कोई भी डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ। अब दोस्तों 14 नंबर क्या बोल रहा है, 14 नंबर बोल रहा है कि जो हमारा भर्ती होता है, जो वैकेंसी आता है, वो स्टेट का जनसंख्या, स्टेट का जो पॉपुलेशन है उसके तहत आता है। और आप उस पॉपुलेशन को अगर गलत करते हो, जैसे आप रहने वाले हो यूपी या बिहार या झारखंड के, और आप वैकेंसी के लिए फेक डोमिसाइल बना के अप्लाई किया है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से आपने भर्ती हो गए फेक डॉक्यूमेंट्स में। ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके खिलाफ पाया जाता है तो आपके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगा कि आपका सेवा से तत्काल समाप्त की जाएगा, या तो आपको पुलिस के ऊपर भी हैंडओवर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ को याद रखना। उसके बाद एक्स भी क्या कह रहा है, यदि गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 20/5/15 को जारी भर्ती चिकित्सा निर्देशिका के अनुसार सेवा शामिल होने की योग्यता निधि 1 वर्ष के वैधता अवधि समाप्त हो गई है, तो आर्टिस्ट में रिपोर्ट करना। अच्छा, ये बोला जाता है जो मेडिकल होता है दोस्तों, जो हमारा डीएमई हुआ है, डीएमई में क्या कहा जाता है, एक बार डीएमई होने का 1 ईयर का अंदर अगर आपका भर्ती होता है तो ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद आपका कोई दोबारा डीएमई नहीं होगा। ओनली कलर बाइंड चेक होता है। कलर बाइंड चेक के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, आपका ब्लड वगैरह टेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, डीएमई होने के बाद अगर 1 साल से ज़्यादा समय के बाद आप ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री करते हैं, 1 साल से ज़्यादा समय के बाद, तो आपका दोबारा डीएमई होगा। यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। हो गया दोस्तों। अभी नेक्स्ट बोला गया है, यदि आप उपयुक्त नियम शर्त स्वीकार करते हैं, आप केंद्रीय सुरक्षा बल में कांस्टेबल जीडी पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए 15/1/25, ये चीज़ को आप छोड़ दीजिए। ये क्या है, जगह का नाम दिया है। जैसे अगर आप ये सब जो चीज़ आपको शर्त दिया गया, यानी जो 15 शर्त आपको यहाँ पर दिया गया है, ये शर्त को आप पूरा करना चाहते हैं या पूरा कर पाते हैं, या डॉक्यूमेंट्स जो भी बोला गया आपको बस क्लियर है तो आप स्वीकार करते हैं, तो जो समय पे दिया गया, जैसे इसका 15 जनवरी को ज्वाइनिंग था, पिछले बैच का है ये, तो आप इस समय पे, इतना समय पे, इस टाइम पे आप जिस ट्रेनिंग सेंटर में आपको ट्रेनिंग करने को बोला वहाँ पर आप जा सकते हैं। अब जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स बोला गया। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जो जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया है ना। अभी जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ ले जाना होगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो देखिए, यहाँ पर आपको जैसे बोला है, आप इतना तारीख को सुबह के समय जाएगी कि आपके द्वारा प्रस्ताव की स्वीकार करते हैं, रुचि नहीं है तो आप उम्मीदवार संघ तथा यहाँ पर अगर आप क्या आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हो, कैसे आएंगे उसके तो बताया गया, यानी जो ट्रेनिंग सेंटर में आप जाएंगे उस ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचने का काम बताया गया। यहाँ पर दोस्तों और कुछ बात बताया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जैसे आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आपको निम्नलिखित दस्तावेज मूल प्रतिया के साथ लानी होगा। यहाँ पर जो दस्तावेज है उसको सारा ओरिजिनल कॉपी के साथ को ले जाना है। यही पर दोस्तों थोड़ा सा समस्या ऐसा होता है, हमने देखा है कि जो कैंडिडेट ट्रेन सेंटर के लिए जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, वो थोड़ा केयरलेस होता है, ट्रेन में, फ्लाइट में, गाड़ी में जाते समय, और उसका डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाता है। तो आप ट्रेनिंग सेंटर में जब तक नहीं पहुंचेंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों ऐसे रखिए ताकि आपके साथ कोई ऐसा गलत हादसा ना हो कि आपका डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, फिर आपके लिए मुसीबत बन जाए। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र। यहाँ पर क में क्या बताया गया, सत्यापन प्रपत्र को द्विपक्षीय पहले उपलब्ध कराई गई संलग्न पूरी तरह से भरी हुई होगी। नंबर 1 पे क्या है, जो प्रश्न का उत्तर हाँ है तो, और इस पवित्र प्राप्ति की मामले को पूरा विवरण तुरंत डाक द्वारा प्रधान आरटीसी को बहरोड को भेजना होगा। जो आपका इस अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर एक लेटर रहेगा, वो लेटर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा उस लेटर क्या है, उसमें क्या क्या भरना है, क्या करना है, उसको मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वो लेटर के बारे में बताया।
अभी उसके बाद क्या बोला है ख में जो बोला है दोस्तों, देखिए यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र पुरुष प्रारूप में से पहले उपलब्ध कराया गया, संलग्न किया गया है, जिस पर आपका जिले के उप मॉडल मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त कला में विविध हस्ताक्षर किया गया हो। आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका जो उप मॉडल मजिस्ट्रेट है उस मजिस्ट्रेट द्वारा उसको पूरा करने के लिए बताया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके स्थानीय SHO द्वारा जारी चरित्र एवं प्रवर्तक प्रमाण पत्र पहले से संलग्न प्रारूप में उस पूरा तरीके से भरा हुआ हो और हस्ताक्षर होना चाहिए। प्रमाण पत्र के दाहिने कोण पर आपकी हालिया पासपोर्ट आकार फोटो होनी चाहिए, जिसमें SHO का सत्यापित किया जाना चाहिए। अभी सबसे बड़ी चीज़ जो होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, PCC कहता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये एक सर्टिफिकेट रहता है दोस्तों, मैं भी उसका कॉपी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे क्या करना है। उसमें ये सर्टिफिकेट होता है, इसमें जो लिखा रहता है और इसमें आपका एक फ़ोटो होगा दोस्तों, रिसेंटली फ़ोटो। इस फोटो के ऊपर याद रखिएगा एक गोल्ड स्टैम्प जो पुलिस का होता है, ये फोटो और कॉपी का ऊपर एक गोल्ड स्टैम्प इस प्रकार होना चाहिए और नीचे पुलिस का जो स्टैम्प के साथ सिग्नेचर भी होना चाहिए। ये पुलिस वेरिफिकेशन जो या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसमें ये होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आपके नाम पे कोई FIR हो तो वो FIR को यहाँ पर पुलिस उल्लेख करता है, इसलिए FIR आपके नाम पे नहीं होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या बोला है, आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसे जाति अनुसूचित उपजाति पहले समुदाय प्रमाण पत्र, जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है जिसका जो बनता है जो मार्क है उसका ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में ले जाना है। उसके बाद क्या बोला है दोस्तों, पहले से सरकारी आपको तो पसंद करना रिपोर्ट से पहले अगर आप पहले किसी फौज में या किसी जॉब में है तो आप ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले उससे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या जो भी क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होगा उसको आपको साथ में ले जाना है। वहाँ नहीं बोल सकते कि मेरे पास नहीं है, तो ये चीज़ आपको होना चाहिए। साथ में दोस्तों क्या बोला है, देखिए यदि आप CISF में शामिल होने से पहले अन्य सेवाओं के लिए आवेदन किया था तो को बुनियादी प्रशिक्षण के लिए शामिल होने पर इस संबंध में सभी विवरण प्रदान प्रशिक्षण। दोस्तों आग क्या होता है, हम लोग जैसे आप लोग SSC GD का तैयारी कर रहे थे, आपको इसका सिलेक्शन हो गया, आपको ट्रेनिंग सेंटर जाना है, लेकिन आप लोग क्या किए SSC का CPO यानी सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम का तैयारी करके उसका भी सब कुछ फॉर्म भर के रखे, आपका लास्ट सेकंड स्टेप बाकी है। तो इस कंडीशन में आप जैसे ही दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर जो हेड होगा उसको एक NOC के लिए एप्लीकेशन लिखना है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखना है कि मैं इस जगह पे ये तैयारी कर रहा था, इस डिपार्टमेंट में चाहे CPO हो चाहे CGL हो चाहे कोई भी हो चाहे स्टेट का मैं तैयारी कर रहा था, मुझे तैयारी का अनुमति दिया जाए। आपको वहाँ से एक अनुमति देगा, अनुमति देने के बाद ही आप उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। अगर आप अनुमति नहीं लेते हैं तो आप अगला एग्ज़ाम के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट तो क्या है, पसंद केंद्र में शामिल होने से पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके नाम से एक साधारण चयन खाता खोलना होगा। भुगतान के लिए आपको पासबुक चेकबुक। अभी दोस्तों क्या है, आप प्रशिक्षण केंद्र जाने से पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में एक अकाउंट खोलना है, सेविंग अकाउंट, और उस सेविंग अकाउंट में आपको पासबुक चेकबुक ATM कार्ड सारे चीज़ आपको साथ में ले जाना है आपको सैलरी के लिए, यह आपका बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों क्या बोला है, आपके खाते में कम से कम 8,000 रुपये पर्याप्त धनराशि होना चाहिए जो आपको भोजन के लिए जमा राशि होगी और सपोर्टिंग केंद्र सरकार दिया जाएगी, भोजन जमा राशि के द्वारा की जाएगी। दोस्तों क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं ना तो आपको कॉशन मनी CM यानी कॉशन मनी जमा करना पड़ता है जो 5,000 होता है। कॉशन मनी जमा करने के बाद आपको वहाँ से मेस से खाना मिलेगा, खाना मिलने के बाद फिर मेस काटिंग आएगा, उस मेस काटिंग में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। पेमेंट जैसे ही बनना शुरू होगा आपका अकाउंट से काट लेगा। और जाने के बाद दोस्तों कुछ छोटा मोटा सामान साफ साबुन वगैरह लेना है तो आपके पास पैसा होना जरूरी है। और याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर का जो भी कैंटीन जो भी होगा वहाँ पर कोई भी कैश का काम नहीं होगा, हर जगह पे कैश लेस कलेक्शन होता है, तो आपको ATM कार्ड बहुत ही जरूरी ले जाना। यही चीज़ इसमें बताया गया दोस्तों, क्योंकि आपको पेमेंट मिलने में 1 से 1.5 महीना दोस्तों समय लग सकता है।
आपको निजी सामान के साथ होना, वहाँ पर दोस्तों देखिए आप क्या बोल रहा है, आप अपने निजी सामान साथ ले जाना चाहिए जिसमें उचित कपड़े, बिस्तर, दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं शामिल हो जिसको आपको आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों आप जब ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे, आपको कुछ निजी सामान जैसे एक दो बेडशीट हो गया, उसके बाद आपका चप्पल हो गया, सैंडल हो गया, एक जूता हो गया, जैसे लाइट, अगर ठंडी है तो जैसे अभी ठंडी का मौसम है तो हल्का ठंडी का कपड़ा हो गया, एक सिविल ड्रेस हो गया, ये सब सामान आपको ले जाना। क्या क्या सामान ले जाना है दोस्तों, मैं इसका भी एक वीडियो बना कर रखा हूँ और एक नया वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखने से आपको भी क्लियर होगा आपको क्या सामान ले जाना है। आपको सलाह दी जाती है कि आप आभूषण या महंगा गहना आपके पास ना रखें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाएंगे तो आप कोई गोल्ड का सामान, आपके पास कुछ चेन वगैरह गोल्ड का होगा, रिंग होगा, ये सब जितना भी कीमती सामान आप अवॉइड करें, उसको ले जाना, नहीं ले जाना सबसे अच्छा होगा। दोस्तों प्रशिक्षण गतिविधि के दौरान आपको मोबाइल फ़ोन ले जाना अनुमति नहीं है। दोस्तों जब ट्रेनिंग टाइप पीरियड होगा, यानी जब ट्रेनिंग टाइम होता है, उस ट्रेनिंग टाइम के दौरान आपको मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं है। आपको रात के समय खाना खाने के बाद ही मोबाइल यूज़ होता है, कई कई जगह पर मोबाइल जमा भी होता है, और आपको ट्रेनिंग की कोई भी एक्टिविटी में मोबाइल ले जाना बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंधित है। तो दोस्तों बोला है, आपको बहुत सारी सलाह दी जाती है कि आप कोई महंगा गैजेट या कोई महंगी वस्तु भी ना ले जाए। दोस्तों जो महंगा गैजेट